चलिए भाई, जुड़ गए जल्दी जल्दी क्लास से। तमाम साथियों को सलाम मसनून। खैर मकदम है इस चैनल पे। बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ आप तमाम साथियों का कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं इस चैनल के लिए, इस क्लास के लिए। और निकालना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, इसलिए कि एग्ज़ाम ऑलरेडी आप देख रहे हैं एकदम सर पे है। जब और तो कब और दोनों तीनों एग्ज़ाम जिसकी भी बात कर लिया जाए वो सारे के सारे जब फॉर्म डाल दिए गए हैं तो अब एग्ज़ाम का डेट ही आना बाकी है। और हमारे पास बहुत ही, अगर देखा जाए तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए, वक्त की किल्लत को देखते हुए हमें रोज़ाना क्लास करना चाहिए और अच्छा से करना चाहिए। और जितने भी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, इसलिए कि वो किसी तरह हम लोगों का कवर हो जाए। और मैं तमाम साथियों को कहता हूँ, एक बार मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को कि हमारा ये क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो जाता है ये 9 बजे 9:30 बजे के बीच में अपलोड किया जाता है। और एक शॉर्ट वीडियो के जरिए भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को आगाह करता हूँ, इत्तला देता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। ज़रा सा अपने आप को परखने के लिए उसको अटेंड ज़रूर किया कीजिए। और उसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं, अगर सच में वो क्लास नहीं देखते हैं तो मैं बताऊं कि आप काफ़ी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। हमारा एक क्लास 9:15 में रात में लाइव आते हैं। उसमें ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही रखा जाता है। कई सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। 15, 20, 25 क्वेश्चन वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा है। उनके जो तहकीक से रिलेटेड जो हमारा यूनिट नंबर 7 है उससे हमारा क्लास चल रहा है वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे भी जुड़ें। और जितने नए साथी हैं, जितने नए हमारे फ्रेंड हैं, जितने भी नए तालिब इल्म हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये तीनों क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी बेनिफिट आपको मिलेगा और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरी क्लास करें और डेफिनेटली जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का कि आप 90+ स्कोर करके आएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर जाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपने बारे में कुछ मैं बताऊँ आपको कि उर्दू पर मुझे बहुत कमांड था, बहुत कमांड था। लेकिन जब यकीन माने, जब रहनुमाई अच्छी ना मिली और मतलब गाइडलाइन अगर सही से ना हो सका तो डेफिनेटली मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं स्कोर जब कर रहा था तो मेरा जो फाइनल अटेम्प्ट था जिसमें ऑलरेडी मैंने ये म्यूजिक सेलेक्ट करेक्ट किया, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि उस समय मेरा 94 या 95 शायद स्कोर मैंने किया था। उससे पहले का अगर जाकर के देखेंगे तो 70, 75, 78, 83 और इसमें मेरा स्कोर इतना स्कोर करने के बाद मेरा ये बन नहीं रहा था, मतलब एक्चुअली हम क्रैक कर नहीं पा रहे थे। तो 90+ किसी चीज़ का भी स्कोर कर जाना और जनरल पेपर से 15, 20, 25 क्वेश्चन पे अगर आप टारगेट कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी आसान होगा, जैसे मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह। तो आप 2 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका 5 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। पैराग्राफ पे जो क्वेश्चन आता है अगर वहाँ से आप 5-6 यूनिट अगर वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, मुकम्मल तरीके से कमांड बना लेते हैं, अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही कर लिया। रही बात आपको मेहनत करना है तो मेहनत यहाँ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ का कंटेंट तैयार करना है। इसलिए कि यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत जाकर के डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपनी बात बता दूँ कि ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोगों के लिए जनरल पेपर बहुत टफ था। मदरसे का स्टूडेंट होने के नाते कह लीजिए मैथ से, रीजनिंग से, इन सारी चीज़ों से मुकम्मल तरीके से हम लोग क्या थे, बेखबर थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी ही नहीं। तो जो भी मेरा ऑलरेडी काम किया तो कहीं ना कहीं मेरा उर्दू पेपर ही काम किया। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, वहाँ से आप थोड़ी बहुत भी करेंगे। 20-25 क्वेश्चन को अगर टारगेट बना लेते हैं और 90+ अगर यहाँ का स्कोर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ कोई नहीं रोकेगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। तो आप जल्दी से, जितने नए साथी हैं वो लोग जल्दी से आप लोग थंबनेल कर दो एक बार कि सारे लोग ओके हैं। मैं नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास शुरू कर देना चाहता हूँ। और अगर आप लोग तैयार हो तो जल्दी से बताओ। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं बताऊं कि आज के हमारे 17वां या 18वां लेक्चर है। इससे पहले सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है भाई, सारा का सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है।
आप वहां से जाकर के एक बार जरूर देख लें एग्जाम से पहले। और जितने नए साथी हैं, जो नए साथी जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आप एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको वक्त मुतय्यना पर सारी चीजें मिल जाए, वक्त पर आपको सारी चीजें मुहैया हो जाए, वक्त पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग बिला कंफ्यूजन ताखिर, अब बोलोगे कि सर जी इतना तो ऑलरेडी ताखिर कर दिए, अब क्या ताखिर की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली जरूरी है थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन देना भी जरूरी है। अगर नहीं दे तो डेफिनेटली ऑलरेडी रहनुमाई अगर अच्छी ना हो तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आपके सामने इब्तदाई चंद कलिमात आपके सामने रखने पड़ते हैं, ताकि आप लोग किसी तरह से प्लेटफॉर्म, आप देखिए आपके सपने इतने लंबे हैं, इतने बड़े सपने लेकर के आप जी रहे हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है किसी स्टेट में, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एज अ टीचर आपको काम करना है। तो डेफिनेटली आपके सपने तो लंबे होंगे ना, जब आपके सपने लंबे हैं तो मेहनत भी उसी के एतबार से आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कई सारे हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हमसे, कई साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनका अटेम्प्ट कर लीजिए 7वां 8वां चल रहा, फिर भी बेचारे अभी तक के वो नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। रीजन कि बाबू उनके पास एक तो वक्त की किल्लत है और वो पढ़ाई भी करते हैं तो जैसे तैसे करते हैं। एक्चुअली आप ठान लो कि नहीं, आई हैव टू डिसाइड, मैंने कर लिया है कि मुझे करना है तो करना है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह 2 से 3 बार में आप एग्जाम निकाल लेंगे, ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि हर प्लेटफॉर्म को छोड़ करके आपको यही रहना होगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। और बहुत सारे और वो साथियों को मैं बता देना चाहूँगा, जो साथी अब तक के यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए स्टेट लेवल का भी ऑलरेडी आ गया है। जैसे जेट की बात कर लें, एमपी टेट का बात कर लें, तो उसमें भी ऑलरेडी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हल्का सा एकदम कर लीजिए नीचे जाएगा और वहाँ चांसेस है आपका ये करने का, क्वालिफाई करने का। तो आप वहाँ के भी फॉर्म डाल दें, कोताही मत करें और मेहनत यूजीसी नेट का लेवल का ही करें। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं आप कम से कम, जैसे अभी हमारे पास 2 महीना 2.5 महीना जो टाइम है ना, मैं कोशिश ये करें हम लोग कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम लोग टाइम इस पर दें, 8 घंटा 10 घंटा अपने ये पे पढ़ाई पर स्टडी पर टाइम दें, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी आपके सामने हेडिंग ही रखा है, यूजीसी नेट, इसी तरह सेट, बी टेट या बेट का लीजिए, जेट का लीजिए, एमपी टेट का लीजिए या फिर आरपीएससी का लीजिए, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन सब के लिए ऑलरेडी आपके कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ ये सारे के सारे इनफ हैं। आप यहाँ से तैयारी करके ये सारे एग्जाम ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये भी मैं बता दूँ कि जो बच्चे तैयारी 4 में बैठना चाहते हैं, तैयारी 4 बस आने ही वाला है, बस इलेक्शन हो जाने दीजिए, बिहार में सरकार बन जाती है तो डेफिनेटली ऑलरेडी आप ये भी कीजिए, साथ में ये भी कीजिए कि नहीं इस बार अगर सरकार आए तो सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं इस लेवल में नहीं हूँ कि किसकी सरकार आए नहीं है, बट सरकार बदल करके आनी चाहिए। डेफिनेटली जब वो आएगा तो स्टूडेंट को फायदा होता है। कोई भी आता है जब नई सरकार आती है तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए कुछ करके जाती है, तो डेफिनेटली बदलना चाहिए, सिस्टम को ही बदलना चाहिए। डेफिनेटली जब बदलेगा तो डेफिनेटली काम करने वाले ना एक्टिव होकर के काम करेंगे, तो सरकार बदलनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि सरकार बदले ताकि हम लोगों को फायदा हो। और बाकी सारी चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि सरकार बदले तो क्यों बदले, क्यों नहीं बदले, वो हम लोगों का जो फायदा है सरकार बदलने में ही फायदा है कि वैकेंसी काफी हम लोगों को देखने को मिलेगी। बेड के बारे में आप लोग सुनते आज असिस्टेंट प्रोफेसर का 4000 से ऊपर ऑलरेडी बिहार में सीट खाली है, लेकिन अब तक ये सरकार बस लाला करके एक तरह से स्टूडेंट को मुतमईन करा रही है, बस काम इसके ऊपर करना नहीं है। तो डेफिनेटली जब सरकार बदलेगी तो इस पर काम होगा, तो इसलिए सरकार बदलना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास को। जैसा कि मैंने ऑलरेडी हेडिंग आपके सामने रखा है, क्योंकि हमारे आज का क्लास जो है गजल से मुताल्लिक हमारा सवाल है, और गजल से मुताल्लिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सूफी शायर कह लीजिए आप, जो तसव्वुफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाम सुन करके ही, अल्फाज सुन करके ये आप लोग ऑलरेडी आपके रहनुमाई होगी कि आज हम लोग असगर गुंडवी साहब को पढ़ने वाले हैं।
असगर गोंडवी साहब के बारे में पढ़ेंगे, इनका असल नाम के बारे में हम लोग जानते हैं, इनकी पैदाइश के बारे में जानते हैं, और ऑलरेडी एकदम पूरा एक ये बना लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ तारीख वफात, तारीख पैदाइश, इन सब का एक लिस्ट बनाइएगा, मुकम्मल तरीके से तैयार कीजिएगा। तो अगर हम लोग बात कर ले असगर हुसैन साहब की, तो असगर हुसैन साहब अगर इनकी बात किया जाए, असगर गोंडवी से मशहूर है, प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, लेकिन इनका असल नाम की अगर हम लोग बात कर ले तो असगर हुसैन। इनकी पैदाइश की अगर बात कर लो तो सन 1884 में ये पैदा हुए थे गोरखपुर में, और 1936 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ इंतकाल हुए थे? इलाहाबाद में। एक बात यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्लियर कर दूं साथ में चलते चलते कि ये अपने नाम के साथ गोंडवी क्यों लगाया करते थे, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने अपनी उम्र का ज्यादातर बेशतर हिस्सा इन्होंने ऑलरेडी गोंडा के अंदर ही अपना स्पेंड किया था, इसी वजह से असगर गोंडवी हो गए थे। ये ध्यान में बात रखिएगा। जैसे नज़ीर अकबराबादी के बारे में हम पढ़ते हैं, नज़ीर अकबराबादी, तो नज़ीर अपने साथ अकबराबादी लिखते हैं। अकबराबाद में थोड़ी पैदा हुए थे, ये तो पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अपने बेशतर हिस्से को, अपने उम्र का ज्यादा हिस्से को उन्होंने वहीं पे खर्च किया था, स्पेंड किया था, इसी वजह से वो अपने नाम के साथ अकबराबाद लगाते हैं। तो इसी तरह इनको भी ध्यान में रखिएगा, असगर गोंडवी, गोंडा के अंदर इन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादा स्पेंड किया है, इसीलिए गोंडवी अपने आप को लिखते हैं। तो 1884 में ये पैदा हुए थे गोरखपुर में, और सन 1936 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। अगर वालिद की बात कर लें तो मुंशी तफजुल हुसैन, इनके वालिद का नाम मुंशी तफजुल हुसैन, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, मुंशी तफजुल हुसैन। शायरी में अगर हम बात कर लें तो शायरी में ये मशवरा लिया करते थे, शायरी के अंदर अगर ये बात किया जाए मशवरे सुखन किया करते थे, तो इनके साथ मुंशी खलील अहमद बिलगरामी थे और अमीरुल्लाह तस्लीम। आप लोग एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिए, प्लीज की कल ही के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमीरुल्लाह तस्लीम और भी एक शायर के उस्ताद थे। अब किस शायर के उस्ताद थे? कल ही परसों क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो शायर कौन से शायर थे जिनके उस्ताद अमीरुल्लाह तस्लीम साहब भी थे। ये इनको उस्ताद भी आप कर सकते हैं, मुंशी खलील अहमद बिलगरामी को और अमीरुल्लाह तस्लीम साहब को, मतलब ये इनके समझ लीजिए असगर गोंडवी के एक तरह से उस्ताद भी थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकी शादियात की अगर हम लोग बात कर लें तो 3 शादियात, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस मैंने रख दिया, सुन लीजिए। अगर सपोज कर लो कि अगर फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बन जाए तो आपके ध्यान में बात रहेगी। 3 शादियां इनकी हुई थी। इनकी तबीयत जो है ना तसव्वुफ की तरफ ज्यादा माइल थी, तसव्वुफ की तरफ ज्यादा माइल थी। और अब्दुल गनी मंगलौरी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्हीं से ये बैत भी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, उनसे ये बैत थे। इन्होंने बैत कर लिया था। बैत करने का मतलब आप लोगों को ये हमारा कॉन्सेप्ट ये से क्लास से रिलेटेड तो बात है नहीं, बस ये कह लीजिए कि मतलब इन्होंने किसी बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया था, दामन पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद मतलब इनके अंदर एक तरह से बुजुर्गियत कह लीजिए कि बुजुर्गियत आ गई थी, मतलब राह से भटके नहीं, इस तरह के मसले थे। उस पर ऑलरेडी हम लोग जाने वाले नहीं। इनके अगर पहले शादी की हम लोग बात कर लें तो उम्र के अवाइल हिस्से में ही, मतलब अव्वल हिस्से में इनकी शादी हो गई थी। दूसरी शादी अगर बात किया जाए तो असगर ने छोटन से की, जो नसीम की बड़ी बहन और जिगर की साली थी, जिगर मुरादाबादी, चलिए हम लोग पढ़े थे साहूबाई की बात याद है। और फिर असगर गोंडवी साहब का इंतकाल हो जाने के बाद देखिए 1936 में इंतकाल होते हैं। और मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था, याद होगा, यू मे हैव रिमेंबर्ड कि कल ही मैंने डिस्कस किया था कि जिगर मुरादाबादी साहब का इंतकाल जो हुआ था वो 1990 में शायद, क्लियर कर लो आप लोग, 1860 1990, यही था, नहीं है, मैंने बताया था कल, सॉरी उसको पलट दो, मतलब 1890 और 1960, हाँ ठीक है, 1890 और 1960, मतलब 1890 में पैदा होती है। यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, जब तारीख विलादत के बारे में अगर जुमरे में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे और असगर और जिगर मुरादाबादी एक साथ हो तो तारीख पैदाइश में हमेशा याद रखिएगा असगर गोंडवी साहब पहले आएंगे, तारीख वफात में भी असगर गोंडवी साहब पहले आएंगे। इसलिए कि पहले पैदा होते हैं सन 1884 में और उनकी पैदाइश होती है सन 1890 में, और इनकी वफात होती है सन 1936 में और उनकी वफात होती है 1990 में। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि दोनों तरफ हम लोग असगर गोंडवी को पहले रखेंगे।
बस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही करके सारे कॉन्सेप्ट को जब हम लोग क्लियर करके रखेंगे ना तो डेफिनेटली एग्जाम में जब बैठेंगे तो पेपर हम लोगों के लिए बहुत हलवा लगने लगेगा। यही सब चीजें ऐसी होती है जो कॉन्सेप्ट, और यही सब में ऑलरेडी हमारा टाइम किलिंग करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म करता है। तारीख वफात को मैच द कॉलम में जो देता है ना वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रुला देने वाली बात होती है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। एक आज तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि जिगर मुरादाबादी साहब को हम लोग हमेशा बाद में रखेंगे असगर गोंडवी साहब से। पैदाइश में भी पहले रखेंगे असगर गोंडवी साहब को, वफात में भी रखेंगे। कभी ऐसा होता है ना कि कोई शायर, आप मान लो जैसे कोई शायर ऐसा हुआ कि पहले पैदा हुए और उनकी वफात भी बाद में हो रही थी। किसी शायर जैसे मान के चलो मैं वो बताऊं आपको, सैयद एहतशाम हुसैन। तो सैयद एहतशाम हुसैन की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1907 शायद या 1912 आप लोग रेकमेंड करके बताएंगे, और 1972। तो इनसे पहले भी कई शायर पैदा हुए और इनके बाद भी उनका इंतकाल है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जो ऑलरेडी हम लोग को फंसा देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद 1936, इलाहाबाद 1936। एक मिनट प्लीज। चलिए तो यहाँ तक के बात क्लियर हुई आप लोगों को। और ये अब्दुल गनी मंगलोरी साहब से बैठ थी, ये भी बात समझ में आ गई हम लोगों को। आगे देखते हैं। 1906 और 1907 में इन्होंने शायरी की इब्तिदा की। मतलब इनका अगर ये देखा जाए शायरी की इब्तिदा इन्होंने अगर एज अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो 1884, मतलब उधर से ले लेते हैं हम लोग 16 साल और इधर हम लोग ले लेते हैं 6 या 7 साल। तो 16 और 7 मतलब 22-23 साल की उम्र में इन्होंने शायरी एक तरह से कह लीजिए 23 साल के रेंज में मतलब हुआ होगा इन्होंने शायरी शुरू की। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है कि काफी इनका उम्र जैसे बनिस्बत काफी हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोगों के अकॉर्डिंग तो एज ठीक ठाक है, 22-23-24 साल के एज में इन्होंने शायरी शुरू की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को देखा जाए, जिगर मुरादाबादी साहब को देखा जाए, मिर्जा वालिद साहब को देखा जाए, उधर में लोग मेरा अनीस साहब, मिर्जा रजब साहब को पढ़े थे, उनको अगर देखा जाए तो उनकी निस्बत से अगर देखा जाए तो ये काफी अपना एज ले लेते हैं शेर शायरी में, शेर शायरी की इब्तिदा करने में। क्या कि वो लोग 11 साल 12 साल के एज में शायरी शुरू कर दें। और अगर आप बात करें शायद अदीमा वालिद साहब की अगर बात कर लें तो 7 साल की उम्र में ही उन्होंने एक पतन पे एक नशा लिख रखा था, एक शेर कह दिया था। असगर साहब को अगर हम लोग बात कर लें, एक रिसाला है जिसको ऑलरेडी याद रखिएगा, रेड कलर में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान में बैठ जाए। असगर साहब अगर बात कर ले, हिंदुस्तानी रिसाला के एडिटर भी थे जो इलाहाबाद से निकलता था। हिंदुस्तानी रिसाला, अब ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में बैठाना है। यही सारे कॉन्टेक्ट और ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमको ध्यान में रखना होता है, जो हमारा पेपर में क्वेश्चन पे क्या आसानी से रसाई करा देता है। हिंदुस्तानी रिसाला के एडिटर थे जो कहाँ से निकलता था, अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बता दें असगर गोंडवी साहब किस रिसाले के एडिटर थे और वो कहाँ से निकलता था। तो ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद से निकलता था और उस रिसाले का नाम क्या था, हिंदुस्तानी रिसाला, ये भी ध्यान में रखेंगे। इनका कलाम का नशातिया रंग फारसी शायर हाफिज की याद दिलाती है। मतलब फारसी के एक शायर थे हाफिज, उन्हीं की याद दिलाती है। इनके निशातिया रंग मतलब इनका असगर गोंडवी साहब का, तो याद रखिए इनसे इनको रिलेट करके याद रखिए, सॉरी फॉर दैट, असगर गोंडवी को हाफिज से रिलेट करके रखिएगा कि मतलब इनके कलाम के अंदर हाफिज के जो फारसी के शायर थे उनकी याद दिलाती है, मतलब उनसे कहीं ना कहीं मुशाबा अख्तियार करता है। इनके कलाम में अगर हम लोग बात कर ले तो इनके कलाम में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। याद रहेगा या भूल जाओगे, याद रहेगा या भूल जाएंगे, तसव्वुफ का रंग वालिद है, तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि असगर गोंडवी कैसे शायर थे। तो आप बोलिएगा सर एक सूफियाना शायर थे, सूफियाना मिजाज रखते थे, सूफी शायर थे। अब जब सूफी शायर थे तो इनके कलाम के अंदर कुछ वैसे ही चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा, तसव्वुफ से रिलेटेड, सूफी तसव्वुफ, ये सारे के सारे वर्ड से याद रखेंगे तो हमारे ध्यान में बात रहेगी। मतलब के तरफ मत जाना प्लीज, उलझने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट बात करके
सिर्फ वर्ड को याद रख करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ज्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं डालेंगे कि सूफी का मतलब क्या होता है, तसव्वुफ का मतलब क्या होता है। भाई आपके पास जब एग्जाम निकल जाएगा ना, एग्जाम करेक्ट कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सरकार देती है 4 साल 5 साल तक की स्कॉलरशिप की, पढ़ते रहो, अपनी सलाहियत बनाते रहो, किताबें लिखते रहो। तो फिर ऐसा है ना कि आप असगर गुंडवी साहब को ऑलरेडी ये कर लेना, इन्हीं के ऊपर काम करने के लिए अपना ये बना लेना, थीसिस वगैरह सबमिट करना है इन्हीं के ऊपर, तो वो अलग चीज है, उनके तरफ मत जाओ। अभी ऑलरेडी मेरा टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकले, एग्जाम निकले इंशाल्लाह, इसके बाद फिर पढ़ाई होगी, मुकम्मल तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर आप ऐसे प्रोफेसर बनेंगे डेफिनेटली कि आपकी कई सारी किताबें ऑलरेडी पब्लिश हो गई होंगी, समझे। ये सर मैं कई सारे प्रोफेसर को देखा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, मैं जेएनयू में गया, कई सारे प्रोफेसर को मैंने देखा, कई सारे किताबें ऑलरेडी उनकी पब्लिश हो गई हैं। तो आपका भी वो ऑलरेडी वक्त आएगा इंशाल्लाह। पहले हमारा पहला टारगेट है कि एग्जाम किसी तरह करेक्ट किया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा ही होगा। तो इनके कलाम में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है, गालिब है। जदीद गज़ल में नर्म लहजा रखने वाले शायर थे, मतलब जदीद गज़ल हमने भी आपको जदीद गज़ल के अरबा के बारे में मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को। उसमें फानी साहब थे, असगर साहब थे, और ये थे, और हसरत साहब थे, मतलब ये 4 लोग थे ना। तो उनमें याद रखिएगा सबसे नर्म लहजा अगर किसी का था तो याद रखिएगा असगर गुंडवी साहब का था। इन्होंने अपने उम्र के बेशतर हिस्से को गोंडा में सर्व कर दिया था, अभी मैंने बताया, इसी वजह से इन्होंने अपना नाम के साथ गोंडवी कर दिया था। इनकी शायरी में देखिए ये पॉइंट याद रखने वाली है, इनकी शायरी में रूहानी, अखलाकी और तसव्वुफाना रंग से तसव्वुफाना रंग मतलब गालिब है इनके कलाम के अंदर। मतलब इनकी शायरी में रूहानी, अखलाकी, सूफियाना रंग गालिब है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी कलाम इन्होंने कहा है, जो भी कलाम इन्होंने पढ़ी है, उन सारे कलाम के अंदर इनका कहीं ना कहीं रूहानी, अखलाकी इन्होंने बातों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। मतलब इधर उधर की फजूल बातों पर या मतलब दिलजोई करने के लिए या फिर मतलब अपनी बातों को बहुत ज़्यादा प्यारा बनाने के लिए इस तरह के कलाम में, अपने कलाम के अंदर बहुत ज़्यादा ये लचक नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिखावा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनके अंसुर नशाती और अंसुर नहीं पाई जाती है इनके कलाम के अंदर। बड़ा सूफी शायर थे, इनका कलाम भी एकदम सूफियाना ये पर चला करता था। शायरी की नुमायां खसूसियात, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है प्लीज आप इसको याद कर लेना। कैसे याद करोगे मुझे नहीं मालूम, बट याद कर लोगे। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, इनके कलाम में सोच, दर्द, इंसान दोस्ती की झलक मिलती है। अब इनको यहाँ से रिलेट करने के लिए मीर साहब को रिलेट कर सकते हो, मीर तकी मीर साहब को, खाली मीर दर्द नहीं समझ लेना, मीर तकी मीर साहब की बात कर रहा हूँ। तो मीर तकी मीर साहब से इस लाइन से मीर तकी मीर साहब को आप रिलेट कर लेना कि कहीं ना कहीं इनका मतलब इनका कहीं ना कहीं एक तरह से तालमेल मीर तकी मीर साहब से बैठता है, कि वो भी बड़ा गमखार, बहुत उनके भी कलाम के अंदर सोच, दर्द, एक तरह का दिल का एक तरह से कुल्हन कह लीजिए, वो सारी चीजें नुमाया झलकती थी उनके कलाम के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा इनके कलाम में भी कुछ ऐसी ही था, सोच, दर्द, इंसान दोस्ती की झलक मिलती है। अच्छा, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि अखलाक को इंसानियत, दुनिया की नुमाया नापायदारी, अखलाक को इंसानियत, दुनिया की नापायदारी, तसव्वुफ, रूहानियत, तसव्वुफ और रूहानियत, तकदीर और इरादा और इश्क हकीकी व मजाजी, मतलब ये इनके कलाम की सिफात थी। ये सारी चीजें मतलब वो दुनिया की नापायदारी, दुनिया को मिट जाने वाले समझते थे, इसी वजह से अपने कलाम के अंदर उन सारी चीजों को लेकर के आते थे। अखलाकी इंसानियत पर बात करने वाले इंसान थे, मतलब हमारा अखलाक कैसा हो, इंसानियत का तकाजा क्या है, इन सारी चीजों पर अपने कलाम के अंदर इन्होंने जोर दिया है। तसव्वुफ की रूहानियत पाई जाती है इनके कलाम के अंदर, तकदीर और इरादे पर ये बात करते हैं, इन सारी चीजों पर ये बात करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। You may have understood easily, I think कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इनके कुछ कलाम, कुछ मजमूए कलाम हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बनने को बनता है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर देख लेते हैं कुछ किताबें हैं इनकी जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका पहला अगर मजमूए की बात कर लें तो इनका पहला मजमुआ निशात रूह है, निशात रूह। और मैंने आपसे बोला था कि ऑलरेडी कई सारी किताबों का नाम दे करके और उनके
उदबा के बारे में, उनके मुसन्निफ के बारे में ये करता है, मैच करने के लिए कह देता है कि आप मैच करके बताइए ये कौन सी किताब किसकी है। तो निशात रूह, कल भी बहुत सारी किताबों को जिगर मुराद आबादी साहब के बारे में पढ़े थे, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे। इनका पहला मजमुआ निशात रूह है, और दूसरा मजमुआ की अगर हम लोग बात कर ले तो सुरूद जिंदगी, निशात रूह और सुरूद जिंदगी। अच्छा, यूजी सीनेट वाले जितने भी एस्पायरेंट होते हैं ना, उनको ये दोनों किताबें बहुत याद होती हैं, लेकिन याद रखिएगा इनके अलावा कुछ इनके और किताबें जहाँ पे ऑलरेडी मुकम्मल तरीके से हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इनको कैसे हल किया जाए। इनकी किताबें और भी है, तनकीदी मज़ामीन भी है, तनकीदी मज़ामीन में कई सारी किताबें हैं, इनको भी ऑलरेडी हम लोग देखते हैं, खंगालते हैं एक बार। तनकीदी मज़ामीन की अगर हम लोग बात करें, शायद आप लोगों को नजर नहीं आता होगा, गिव दीजिए, गिव मी अ वन मोमेंट। शायद की कुछ किताबें अब आप लोगों को नजर आती होगी, और अगर नहीं आती होगी तो ऑलरेडी मैं ये करूंगा, बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको सुनिएगा, गौर से नोट डाउन भी कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए। इनकी तनकीदी मज़ामीन की अगर हम बात कर लें तो कई सारी किताबें हैं तनकीदी मज़ामीन में, जैसे मुकद्दमा रूह रमा। अब ये ऐसी किताबें हैं, याद रखिएगा कि ये सब किताबों के बारे में हमारे जहन में बात नहीं रहती, क्या है कि एक शायर है ना, और शायर क्या मजमूए कलाम से ही रिलेटेड हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को, किताबों को याद रखते हैं, बाकी और किताबें इनके हम लोगों के ध्यान में रहती नहीं है, बट हम लोगों को रखना जरूरी है। जैसे इनकी दो किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन किताबें जिसको हम लोग याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। जैसे एक किताब है इनकी उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, ये किताब को हमें एकदम ध्यान में रखना होगा। और इसी तरह नज़्म व नसर पर एक नज़र, ये भी किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह उर्दू की नशोनुमा, उर्दू की नशोनुमा, और एक किताब और है इनकी उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, शायद ऊपर मैंने लिखा है ना, लिख दिया जाए, तो उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, नज़्म व नसर पर एक नज़र और उर्दू की नशोनुमा, ये तीनों किताबें आपको एकदम याद रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और इनके अलावा और कई किताबें जैसे मुकद्दमा रूह रमा है, रुबाइयात रवा है, मुकद्दमा क़याम ज़िंदगी है। इसी तरह इनके और एक किताब है मुकद्दमा यादगार नसीब, नुयाद ज़िंदगी। ये सारी किताबें याद रखिएगा, लेकिन इनमें आप किसी चीज़ को चाहो छोड़ने तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो मैंने निशानदेही आपके सामने में किया है, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, नज़्म व नसर पर एक नज़र और उर्दू की नशोनुमा, ये तीनों किताब आपको याद रखना होगा। और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये याद रख सकते हैं, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, शायर से बात करते हैं, उर्दू से रिलेटेड वर्ड याद रखिएगा, नज़्म व नसर पर एक नज़र, नज़्म व नसर पर एक नज़र और उर्दू की नशोनुमा, उर्दू की नशोनुमा, ये तीनों किताब याद रखिएगा। किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है, प्लीज। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। कोई अगर बात रह गई है, किसी तरह का मतलब ये रह गई हो, कमियां रह गई हो, तो उसके बारे में जरूर मुझे आप लोग मुत्तला करें, इत्तला दें, इंशाल्लाह उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर किया जाएगा। और आप इसमें से जितनी भी चीज़ें मैंने दिया है सामने, आपके सामने में रखा है, एक तो आपको रिटर्न में मिलता होगा और एक मैं ऑलरेडी आपको बोल करके स्पोकन मोड में भी बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए बहुत कारगर होंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको याद करना होगा। हम लोगों को याद करने का मतलब ये है, सबसे आसान तरीका याद करने का कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए और लिखने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार जब भी आपको वक्त मिले आप इसको पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ याद मत कीजिए, रट्टा मत मारिएगा बच्चा की तरह, बस पढ़ते रहिए और पढ़ते 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 इस पे ऑलरेडी अपना दिमाग लगाते रहिए। इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अगर इजाजत हो, अगर आप चाहें तो मैं बताऊँ कुछ क्वेश्चन पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख दो जिसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लें, या फिर इतना काफ़ी है, इनफ है। जो भी मैंने बताया आप लोगों को एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने नए साथी हमारे, जितने नए फ्रेंड हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हमारा टाइम, कई बार मैंने आप लोगों को बताया, हमारा टाइम जो है आज हम ऑलरेडी रिटर्न में मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमारे क्लास की बात करें
तो देखिए याद रखिएगा, लाइव में आता हूँ रोजाना, लाइव मेरा चलता है क्लास 9:15 PM में। ये टाइम एकदम आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी लाइव में रोजाना एवरी डे इसको कर लीजिए, एवरी डे विदाउट एवरीडे पर मतलब हमारा टाइमिंग है 9:15 में। ठीक है, अब बात कर लो रिकॉर्डेड क्लासेस का। रिकॉर्डेड क्लास जो होता है हमारा, याद रखिएगा इसका टाइमिंग जो है हमारा रिकॉर्डेड क्लास का, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ 8:30 से लेकर के 9:15 के बीच में। 9:15 के बीच में ऑलरेडी आपको मिलेगा रोजाना रात में PM में। और एक याद रखिएगा, शॉर्ट वीडियो भी हमारा रोजाना अपलोड होता है। शॉर्ट वीडियो भी हमारा रोजाना अपलोड होता है। ये भी मेरा मकसद होता है ऑलरेडी आपका। इसका भी टाइमिंग याद रखिएगा, सेम यही वाला है, सेम यही वाला टाइमिंग इसका भी है। ठीक है, और शॉर्ट इसको भी ऑलरेडी आप लोग इसमें भी हिस्सा लिया कीजिए। और ये वाला क्लास को तो आपको देखना ही देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में। और इस क्लास को एक्चुअली मैं कहूंगा कि आप लोग इसको आप समझ सकते हैं कि आपके लिए BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ऑलरेडी आप शाम में आना ना भूलें, आप जरूर आए कीजिए, आप जरूर आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग 15-20 क्वेश्चन पे ये करते हैं। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई भी दुश्वारी हो क्लास से रिलेटेड, आप 9852 कॉन्टेक्ट नंबर आप ये कर सकते हैं 743113। हो सकता है अभी आप देखते होंगे 2-4 दिन से हमारे क्लास के अंदर थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस का प्रॉब्लम होता होगा, नॉइस का प्रॉब्लम होता होगा। तो चलिए उसको भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर करेंगे। आप मजीद मेरे लिए और अपने लिए जरूर दुआ करा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तरक्की दे हर तरह से। ये तीनों क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ऑलरेडी जरूर देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो तो आप इन सारी चीज़ों को, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। आप याद रखेंगे और हमारा चैनल का ये है @MS उर्दू अकेडमी क्लास। आप इनको एक बार जरूर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ में सब्सक्राइब भी कर देंगे। ये सारी जिम्मेदारी आपकी, ये सारी जिम्मेदारी आप बखूबी निभा दीजिएगा। और ये सारी चीजें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।